वेलकम बैक। तो उम्मीद करते हैं कि पार्ट वन आपने देखा होगा और स्कोरिंग आपका अच्छा रहा होगा। चलिए कोई नहीं, स्कोरिंग जैसा भी हो वो मायने नहीं रखता है। आगे आने वाले समय में मेहनत करते रहिए, सफलता मिलेगी। ठीक है, तो शॉर्ट वीडियो ही हम लोग अभी बना रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज नए सेशंस के साथ क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और कुछ डिटेल डिस्कशंस भी साथ में हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे जो कि सबसे आसान क्वेश्चन आपके लिए है और कमेंट करके बताइएगा। लेखांकन सिद्धांत के अनुसार कंपनी और मालिकों का अलग अलग खाता होना चाहिए। यानी बोला गया है अकाउंटिंग कंसेप्ट के अनुसार आपको बताना है कंपनी जो है और कंपनी का मालिक, ठीक है, दोनों का अलग अलग अकाउंट होता है। वो कौन सा कंसेप्ट है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या चिंता की अवधारणा, मौद्रिक इकाई अवधारणा या आवधिक की अवधारणा। तो आपको पता है कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन आपका सही है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट जो है वो मेन इसका जो पॉइंट है वो यही याद रखना है कि बिजनेस एंटिटी यानी व्यापार इकाई जो अवधारणाएं कहता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि जो मालिक है कंपनी का वो अलग होंगे और जो आपकी कंपनी है, जैसे ए लिमिटेड आपने कंपनी रजिस्टर कराया है तो इनका अकाउंट माने इनका अकाउंट और ये मालिक मान लेते हैं कि आप हैं तो आपका अकाउंट है, दोनों का अलग अलग होगा, दोनों का सेपरेट सेपरेट होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बिजनेस एंटिटी एक ही कंसेप्ट आपको जो बिजनेस एंटिटी है उसमें यही पॉइंट याद रखना है कि मालिक और कंपनी दोनों अलग अलग होते हैं। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और बताइएगा यदि अनिवार्य समापन कंपनियों के अधिनियम 2013 के तहत होता है। अब आपको बताना है कि कंपलसरी जो डिल्यूशंस कंपनी की बात यहाँ पे बोला गया है, जो कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार आपको बताना है कि कौन सा कथन है वो आपको अनिवार्य रूप से समाप्त होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, यदि कोई कंपनी अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ है। कोई कंपनी आप सोचेंगे कि कोई कंपनी अपनी भुगतान करने में असमर्थ है तो क्या उसका डिसोल्यूशन हो सकता है? यदि कंपनी ने विशेष संकल्पना द्वारा हल किए गए कंपनी ट्यूबुलर द्वारा खत्म हो जाएगी। ठीक है, जो उसका विशेष उद्देश्य के लिए कंपनी बनाई गई है और वो पूरा होने के बाद क्या वह खत्म हो जाती है, ये आपको सोचनी है। यदि कंपनी ने भारत की अखंडता, नैतिकता, राज्य की सुरक्षा के हित के खिलाफ काम किया, ध्यान रखिएगा, जो हित के खिलाफ यदि काम करेंगे, किसी भी कंट्री में आपका बिजनेस है, यदि आप उसके खिलाफ काम करते हैं तो क्या कंपनी डिसॉल्व होगा? फोर्थ ऑप्शन आपके हैं, यदि निगम की तारीख से 1 वर्ष के लिए व्यवसाय का निलंबन हो। यहाँ पे बताया कि जो निगम है, कॉर्पोरेशन होते हैं कंपनी का, उसकी तारीख से 1 वर्ष के लिए व्यवसाय का निलंबित कर दिया गया। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो सबसे पहले ध्यान रखें, कंपनी का डिसोल्यूशन हो जाता है जब आपका ऋण का भुगतान आप नहीं करते हैं। ठीक है, कोई भी कंपनी आपने बना रखा और ऋण पेमेंट करना है तो आप नहीं पेमेंट कर पाते हैं तो आपकी कंपनी सील कर दिया जाता है, जैसे सहारा कंपनी को आपने देखा। उसके बाद तो ये भी ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन देखेंगे, यदि कंपनी का विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई थी, वो उद्देश्य प्राप्ति हो जाती है तो वो अपना बंद हो जाता है, तो ये भी सही है। यदि कंपनी भारत की अखंडता, आपको पता है पार्टनरशिप में आपने पढ़ा रखा है कि अपने दुश्मन के देश के साथ आप कॉन्टेक्ट बनाते हैं तो वो खत्म हो जाती है पार्टनरशिप। उसी तरह से कंपनी में भी है, भारत के हितों को ध्यान में आपको रखकर कंपनी चलानी होती है। तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1, 2 और 3। ठीक है, और फोर्थ में ध्यान रखिएगा, कोई भी जो कॉर्पोरेशन होते हैं लगातार 5 वर्षों तक आप क्या लगातार 5 वर्षों तक आपको पेमेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, या फाइनेंशियल स्थिति जो टैक्स है या फाइनेंशियल रिपोर्ट आप बनाते हैं वो नहीं बना पाते हैं तो वो आपको 5 साल तक लगता है, तब आपको बंद होती है कंपनी है। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन सही है। तो 1, 2 और 3, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। आगे अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कंपनी संशोधन 2015, यानी अभी जो बात हम लोग करेंगे, आपको पता है कि कंपनी एक्ट 2013 की हम लोग चर्चा करते हैं, ये आपको पता है।
वही कि जब कंपनी एक्ट 2013 बना था तो कंपनी संशोधन 2015 के नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करें। अब जो संशोधन हुआ था 2015 में कंपनी एक्ट के, उस पे आपको विचार करना है। तो न्यूनतम चुकता शेयर पूंजी की आवश्यकता को दूर कर देता है, वो सही है आपका। एक कंपनी एक वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश की घोषणा नहीं कर सकती है जब तक कि पिछले वर्ष के किए गए घाटे या मूल ह्रास को कंपनी मुनाफे के खिलाफ स्थापित नहीं किया गया हो। तो आपको बताना ये सही है कि गलत है। आगे, थ्रेश होल्ड के केंद्र सरकार या लेखा परीक्षा समिति के मंडल रिपोर्ट करने के लिए निर्धारित किया जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपको कंपनी एक्ट 2013 की धारा 11 बरकरार रखा गया। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है कंपनी संशोधन के हिसाब से। तो कंपनी संशोधन 2015 हुआ था, वो आपको न्यूनतम चुकता दर से आपकी आवश्यकताएं दूरी हो जाती है, और कंपनी के वित्तीय लाभांश जब तक डिविडेंड आप देंगे, जो पिछला जो भी कोई घाटा है उसको सेटल करने के बाद ही देते, तो ये भी सही है। और थर्ड नंबर भी सही है। और ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपको बरकरार नहीं है, इसे हटा दिया गया। जो सेक्शन 11 है वो आपको कंपनी एक्ट 13 का धारा 11 को हटा दिया गया। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 1, 2 और 3। तो कौन सा ऑप्शन है? 1, 2 और 3 आपका इसमें ऑप्शन है। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर आपके सी हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, कंपनी एक्ट 2013 की धारा 11 को अभी हटा दिया गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समर्थन प्रणाली के संबंध में सही है? आपको बताना है डीएसएस के संबंध में कौन सा सही है, वो आपको बताना है। ठीक है, डिसीजन सपोर्टिंग सिस्टम इसको कहते हैं शॉर्टकट में। समर्थन प्रणाली, कथन समर्थन प्रणाली हिंदी में है, और अंग्रेजी में कहते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। डीएसएस के मध्य से प्रबंध द्वारा उपयोग किया जाता है। डीएसएस ज्यादातर संरचित समस्याओं पर लागू की जाती है और विश्लेषण के लिए गणितीय मॉडल पर निर्भर करता है, और डीएसएस बड़े पैमाने पे अनुमान आधारित होता है। तो ऑप्शन आपको कौन सा सही है वो आपको बताना नीचे कूट में दिया हुआ है। तो राइट आंसर आपके इसका हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए, डीएसएस जो है वो आपको क्या है? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो उसमें क्या है? डिसीजन मेकिंग की जाती है। तो इसमें प्रबंधन द्वारा इसको उपयोग किया जाता है, और क्रिएटिव समस्याओं को, जैसे आपका दिमाग और कंप्यूटर के दिमाग दोनों को समन्वय करके रिजल्ट इसमें दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी सही है। आपको विश्लेषण गणितीय मॉडल पे होगा, वो भी सही है। जो गलत है वो आपको ये है, ये बड़े पैमाने पे अनुमानित नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, भारतीय लेखा मानक यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें, एएस के लिए लागू होता है। किस पे होता है? व्यक्ति पे लागू होता है, फर्म पे लागू होगा, ट्रस्ट पे लागू होगा, या कंपनी पे लागू होगा? तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो आपको पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो लागू होता है वो आपको कंपनी पे लागू होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे हम लोग, और देखेंगे यहाँ पे, एडजस्ट कर लेंगे और बताइएगा। थोड़ा सा लंबा लंबा क्वेश्चन है, कोई नहीं, बट कंसेप्ट पे ही है, वो ध्यान रखिएगा। लेखांकन मानकों की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करेंगे। जो भी कथन दिया है उस पे आपको विचार करना है। एक लेखांकन मानक वित्तीय लेखांकन के लिए एक दिशा निर्देश है, जैसे कि कोई फर्म अपनी व्यवसायिक आय, संपत्ति, देनदारी कैसे तैयार करता है और प्रस्तुत करता है। सेकंड ऑप्शन है लेखांकन मानक लेखांकन नीति और प्रथाओं के नियम और शर्तों को पूरा करता है। और थर्ड ऑप्शन है लेखांकन मानक अंतर फर्म और अंतर फर्म की तुलना सुविधा नहीं देता है, और लेखांकन मानक किसी इकाई के बीच के सभी पहलुओं से संबंधित होते हैं, जिसमें संपत्ति, देयताएं आदि इक्विटी को शामिल किया। तो कौन सा सही है वो आपको बताना है। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या कहता है वो आपको बताना है। तो राइट आंसर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जल्दी से बताएंगे तो देख लेंगे। इसमें जो थर्ड देखिए, जैसे कथन का पॉइंट आएगा, जो सबसे आसान आपको दिखने में लगे या आपको समझ में आए उस पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पे आएंगे 3 नंबर पॉइंट पे हम लोग आते हैं। लेखांकन मानक यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करिए, अंतर फर्म और अंतर फर्म की तुलना में सुविधा नहीं देता है। कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है तो अंदर कोई फर्म है और कोई और एक अंतर फर्म है, उसकी तुलना कर सकते हैं ना, सेम कंसेप्ट लगाएंगे
तो आपको तुलना कर सकते हैं कि 10 करोड़ प्रॉफिट कर रहा है और ये 50 करोड़ प्रॉफिट, इसको तुलना कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या आ गया कि नहीं कर सकते हैं, जो कि ये गलत हो गया। तो ऑप्शन से यहाँ पे सही हमको खोजा था और यहाँ पे गलत अपने को मिल चुका है। तो 3 नंबर गलत है, तो इसमें भी 3 नंबर है, इसमें भी 3 नंबर है और इसमें भी 3 नंबर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी एक्चुअली में दोनों सही है। आपको देखें कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दिशा निर्देश रहते हैं, ठीक है, कैसे कैसे आपको करना है, नीतियों प्रथाओं को आपको बताया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, ठीक है। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है कि सारी प्रथाओं को बताया गया है कि किस तरह से फॉलो करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है जो आपको स्टॉक वैल्यूएशन के बारे में बताती है, ठीक है। और आगे देखेंगे तो सारा ऑप्शन 1, 2 और 4 सही था, 3 गलत था। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? बी ऑप्शन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे 7 पे आएंगे। बताइएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का परियोजना के संदर्भ में कौन सा सही है? आपको कंपनी या इंडस्ट्री को स्वैच्छिक रूप से या अनिवार्य रूप से पालन करेगी, बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ध्यान रखिए कौन सा सही नहीं है पूछा गया। एक बार जो कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार करती है, अनिवार्य रूप से या स्वेच्छा से वह लेखांकन की पुरानी पद्धति को वापस नहीं लौट सकती है। ये बोल रहा है कि अभी जो आपने फॉलो कर लिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को और पुराने वाले पे आप जाना चाहेंगे तो नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और सी ऑप्शन है 1 अप्रैल 2016 को 5 बिलियन से कम निवल मूल की कंपनी को अनिवार्य रूप से, यानी 5 बिलियन वर्थ की कंपनी है तो उसको अनिवार्य रूप से आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है, ठीक है। डी ऑप्शन है सभी कंपनियों के लिए 1 अप्रैल 2016 को परियोजना उसके बाद शुरू होने वाली लेखांकन अवधि अनिवार्य रूप से करना है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दो ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन ए कर रहा है कंपनी इंडस्ट्री जो स्वैच्छिक रूप से या अनिवार्य रूप से इसे पालन करता है। तो इसमें स्वैच्छिक रूप से है तो कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्वैच्छिक रूप से भी पालन कर सकते हैं या अनिवार्य रूप से। तो अनिवार्य रूप कब होगा? जब आपका टर्नओवर कितना 500 करोड़ हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उससे आपका 500 करोड़ से 500 करोड़ कितना 500 करोड़ का आपका कंपनी है तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, नियम को फॉलो करना है, ठीक है। 500 करोड़ हो या इससे अधिक हो तो आपको फॉलो करना होता है। तो ये भी ऑप्शन सही हो गया, ये भी ऑप्शन सही होगा। ऐच्छिक भी है, माने आपको मन है कम 500 करोड़ से कम की भी पूंजी है तो भी आप चाहते हैं कि फॉलो करना तो कीजिए, नहीं तो अनिवार्य रूप से 500 करोड़ का है तो वो भी करना है। तो ये भी सही हो गया, आपको ये भी सही है। यदि अकाउंट जो अभी का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहा है उसको आप फॉलो कर रहे हैं, आप चाहे पीछे वाला बजाय वो पॉसिबल नहीं होते। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है। क्योंकि इसमें देख लीजिए यहाँ पे साफ साफ लिख दिया कंपनी 2000 अप्रैल 2016 को या उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन की बात कर रही है शुरू हुआ है वो अनिवार्य रूप से आपको फॉलो करना है, जो कि गलत बात है। जब तक आपको 500 करोड़ टर्नओवर नहीं हो जाता है, नेट वैल्यू आपकी कंपनी का नहीं हो जाती है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, फॉलो कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन डी ऑप्शन आपको गलत था। तो पूछा था कौन सा कि कौन सा सही नहीं है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए आगे देखें। कंपनी का नेटवर्क 500 करोड़ होना चाहिए। अब आसान सा क्वेश्चन है, जीएसटी क्या है आपको बताना है। वस्तु एवं सेवा, सामान बिक्री, सामान सेवा या माल एवं सेवा कर। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा जीएसटी आपको क्या है। तो वस्तु एवं सेवा कर है, ये आपको आसानी से पता होगा। और यह देखेगा जीएसटी क्या है आपको, वस्तु एवं सेवा कर। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रिटर्न की ई फाइलिंग के प्रकार है। अब बताना ई फाइलिंग की प्रकार है नॉर्मली कुछ भी देखिए अकाउंटिंग से संबंधित है, फाइलिंग भी अपना है और कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस आपको थियरी में पूछा गया था तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ध्यान में रखेंगे उसको भी, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रिटर्न की ई फाइलिंग के प्रकार है। ई रिटर्न मध्यस्थ के माध्यम से ई फाइलिंग, डिजिटल हस्ताक्षर के बिना ई फाइलिंग, डिजिटल हस्ताक्षर के साथ ई फाइल, ठीक है। तो कौन सा कोड सही है वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है तीनों सही है, ठीक है, उपयुक्त में से सभी। और ई फाइलिंग तीनों प्रकार से कर सकते हैं। ई रिटर्न मध्यस्थ के माध्यम से आप ई फाइलिंग कर सकते हैं, डिजिटल हस्ताक्षर के बिना या डिजिटल हस्ताक्षर के साथ भी कर सकते हैं। 3 टाइप से ई फाइलिंग होती है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, लेखांकन की प्रक्रिया में निम्नलिखित गतिविधियों का अनुक्रम बताना है। जो ऑप्शन दिया गया उसको अरेंज करके आपको बताना, अनुक्रम में बताना है कि कौन सा ऑप्शन पहले होगा कौन सा पीछे होगा, ठीक है। तो खाता वही
खाता बही खाते में लेन देन का पता लगाना, प्रवेश की पुस्तकों में व्यापारिक लेन देन का रिकॉर्ड, वार्षिक वित्तीय विवरणों की तैयारी, परीक्षण संतुलन की तैयारी, व्यापार नीतियों के समर्थन निष्कर्ष निकालना और नीचे दिए गए विकल्पों को सही रूप में चुनना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि लेन देन की बात करते हैं, तो लेन देन में या खाता बही है, तो खाता बही आपको पहले रिकॉर्डिंग के बाद होता है खाता बही, तो ए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग इज ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से तो पहला आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो जाएगा। तो देखेंगे कि बी ऑप्शन सबसे पहले कौन किस में है, इसमें बी ऑप्शन नहीं है, इसमें बी ऑप्शन नहीं है, इसमें बी ऑप्शन है, तो इसमें हो जाएगा। तो राइट आंसर यहीं से सही हो जाएगा, ठीक है। और निष्कर्ष हम लोग सबसे लास्ट में निकालते हैं, ऐसे देखते हैं। यदि दो भी मैच करेगा तो ये भी ध्यान रखना कि अकाउंटिंग का जो लास्ट पोजीशन है वो अपना निष्कर्ष पे आ जाते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन सही है यहाँ पे, क्लियर है। और अपना सरिया लेंगे ना कि एक में ये आ जाएगा आपको कि पुस्तकों के लेन देन को रिकॉर्ड करता है, दो में हम लोग खाता बही बनाते हैं, तीन में अपने को परीक्षण को संतुलन को तैयार करते हैं, ठीक है। फिर आपको वित्तीय विवरण को तैयार करते हैं लास्ट में, 4 और 5 में आपको ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 इस रूप में आपको सही आया हुआ है। तो क्लियर है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे आते हैं, दिक्कत रहेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। चलिए, तो आज के लिए 10 क्वेश्चन है। टेक केयर सन, बाबा। किसी भी प्रकार की दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, बाकी आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं।